काली फिल्म, हूटर और फर्जी नंबर प्लेट पर हरदा पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए शहर में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान हूटर लगी गाड़ियों, काली फिल्म वाले वाहनों, बिना नंबर प्लेट और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सिटी कोतवाली टीआई रोशनलाल भारती स्वयं सड़क पर उतरे, काली फिल्म लगी गाड़ियों के शीशों से फिल्म हटवाई। पुलिस ने हूटर का अवैध उपयोग करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की। नंबर प्लेट की जगह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य पदनाम लिखकर चल रहे वाहनों को भी पुलिस ने रोका और नियमानुसार कार्रवाई की। इसके साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी बसों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की। इनका कहना है चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। अभियान चालू किया है काली फिल्म लगी हुई गाड़ियों पर, और वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो नहीं लगाए हैं उनके भी चालान करना है, और बगैर सीट बेल्ट वाले हैं उनके भी, जो भी अपने यातायात के नियमों में जो कमियां हैं, जो नहीं कर रहे हैं, यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और ये दुर्घटनाएं जो बढ़ रही हैं उनको लेकर के पुलिस मुख्यालय का अभियान है। कितने लोगों पे कार्रवाई की गई है? अभी करीब 3 गाड़ियों की काली फिल्म निकाली गई है। बाकी बिना नंबर की जो गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो अभी थाने पे रखवाई गई हैं, तो उनकी भी चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, हूटर लगी हुई गाड़ियों को भी रोका गया है? हाँ बिल्कुल, हूटर लगी हुई गाड़ियों पे चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हूटर लगी पाई जाती है तो बिल्कुल चालानी कार्रवाई की जाएगी। यूरिया खाद की किल्लत पर फूटा किसानों का गुस्सा, कलेक्ट्रेट में किया हंगामा। हरदा जिले में यूरिया खाद की कमी को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। खाद नहीं मिलने से नाराज बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कई दिनों से वे खाद वितरण केंद्रों पर लाइन में लग रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें यूरिया उपलब्ध नहीं हो रहा है। किसानों का कहना है कि इस समय सोयाबीन और मक्का की फसल में यूरिया खाद डालना बेहद जरूरी है। समय पर खाद नहीं मिलने से फसल प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। किसानों ने आरोप लगाया लगातार चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इससे नाराज किसान अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जल्द पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग की। मानसी नाका दे किस लिए आज हंगामा कर रहे हैं? खाद के लिए आए हैं। कितना खाद चाहिए? 15 बोरी चाहिए। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? 2 दिन हो गए। कितने किलोमीटर पड़ता है आपका गाँव? हाँ, गाँव कितना दूर? 50 किलोमीटर। खाद नहीं मिल पा रहा नहीं है? मिल अधिकारी क्या बोल रहे हैं? मिल रहा है, लेकिन वो भीड़ का मारे हमको तो धक्का देते हैं यार। दुबला बोतला देखो। खाद को लेकर के है, डीओ ऑफिस में 2 काउंटर है तो विलम्ब से खुला है। उनको ताकीद कर दी है कि जो है सुबह 10 बजे से जो है चालू करें, टोकन सहित डिस्ट्रीब्यूट करें किसानों को। यूरिया का जो है प्रॉब्लम है, तो यूरिया जो है जैसे ऑनलाइन होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर देंगे। प्राइवेट दुकानों में जो है स्टॉक है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना के आदेश कर दिए हैं, और एक काउंटर जो है अतिरिक्त डीएमओ ऑफिस में प्रारंभ करा दिए गए। मूलभूत सुविधाएं सबको पाबंद कर दिया है। मूलभूत सुविधाएं वहाँ अवेलेबल रहेगा। लाइट है, पानी के बचाव के लिए जो है ना, और पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए पाबंद कर दिए गए हैं। गोरखपुर थाना क्षेत्र में अनगढ़ हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज गति से आ रही एक बस अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर डायल 112 वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के समय बस में यात्री सवार थे, लेकिन राहत की बात ये रही किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। हादसे में डायल 112 के पायलट को मामूली चोट आई। सूचना मिलते ही गोरखपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया। दुर्घटना के बाद बस को हटाकर यातायात सुचारू कराया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर हादसे के कारणों का पता लगा रही है। एकदम से गाड़ी उनकी बंद हो गई, हमने डिवाइडर में उनको बचाते हुए चले, डिवाइडर में चढ़ाया, फिर भी थोड़ी गाड़ी लगी। बस में सवारी थी? हाँ, सवारी खाली गाड़ी आ रही है। हाँ, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम यहीं से घर अपना डिपो जा रहे थे गाड़ी से। मैं 112 में पायलट के रूप में पदस्थ हूँ। हमारे पास एक नोडल पॉइंट का इवेंट आता है, जो कि छोटी लाइन पाटा का एक नोडल पॉइंट का इवेंट आया हुआ था, जो कि हम महर्षि विद्या मंदिर से छोटी लाइन की ओर आगे बढ़ रहे थे। जो अनगढ़ महावीर मंदिर के सामने हम स्लो चल रहे थे, छोटी लाइन की ओर आगे बढ़ रहे थे। पीछे से एक बस चालक, जो कि जिसका बस का नंबर है MP20 ZK 9577, बड़ी स्पीड में आती हुई हमारी गाड़ी में पीछे से टक्कर मारी। उतर के बहसबाजी करने लगा, तो फिर हमने गाड़ी जो है थाने ले आए उसके। हाँ, बस में कुछ सवार लोग थे, सवारी थी। वो बस मंडला लिखा हुआ था, अब ये नहीं पता कि कहाँ जा रही थी। उसका
ये अनगढ़ महावीर मंदिर के साथ। कितना डैमेज हुआ? सर ये सामने मतलब ये पीछे का ये कांच चला गया है और ये पीछे का गेट है जी, पीछे से आके मारा। अब वो गलती मान नहीं रहे, चोट वगैरह किसी को नहीं, मुझी को चोट है, जो कंधे पे चोट है सूजन है। डिवाइडर के कारण बस जो है थोड़ा ब्रेक हो गए, नहीं तो वो तो हमको घसीटते हुए छोटी लाइन फाटक करीबन होगी तो 45-40 नीरज भारती। गरिमा अभियान के तहत रानी दुर्गावती स्कूल के बाहर विशेष कार्रवाई। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर जबलपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे गरिमा अभियान के तहत रानी दुर्गावती स्कूल के बाहर विशेष कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के आसपास छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और मंचलों पर सख्त कार्रवाई करना है। पुलिस अधिकारियों ने बताया, इससे पहले अभियान के तहत देह व्यापार के अड्डों, कैबिन वाले रेस्टोरेंट और PCPNDT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। अब लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर स्कूल कॉलेजों के बाहर भी आकस्मिक चेकिंग शुरू की गई है। रानी दुर्गावती स्कूल के बाहर जांच के दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध युवकों को रोका। जांच में कुछ मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट नहीं मिली, कुछ की नंबर प्लेट टूटी हुई थी, जबकि कई युवक बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाए गए। पुलिस ने मौके पर मौजूद छात्राओं से भी बातचीत की, जिन्होंने बताया छुट्टी के समय कुछ युवक उनका पीछा करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। छात्राओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने संबंधित युवकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है, गरिमा अभियान के तहत शहर के स्कूलों और कॉलेजों के आसपास निगरानी और चेकिंग अभियान जारी रहेगा। कार्रवाई की है मंचलों पर, कितने से कार्रवाई हुई, कितने मंचल जबलपुर पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है गरिमा अभियान। गरिमा अभियान के अंतर्गत अलग अलग तरीके से हम महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। पूर्व में हमने जैसे देह व्यापार के अड्डों पे छापा मारा है, केबिन वाले रेस्टोरेंट्स पे छापा मारा है, PCPNDT की कार्रवाई की है और ऐसे ही इसमें अब हम स्कूल्स और कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमें अक्सर यह शिकायत मिलती है कि छुट्टी के समय पे जो लड़कियों के स्कूल्स होते हैं वहाँ पे कुछ मनचले मोटरसाइकिल पर आके उनका पीछा करते हैं या गलत व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए हमने आज आकस्मिक चेकिंग की है। रानी दुर्गावती स्कूल के बाहर पे हमें कुछ ऐसे संदिग्ध युवक मिले हैं जिनकी मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट्स नहीं हैं या टूटी हुई हैं एवं हेलमेट उन्होंने नहीं लगाए हुए थे। साथ में लड़कियों से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया है कि उनको इस प्रकार के लड़कों से प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन पर अभी कार्रवाई की जा रही है। दमोनाका ओवर ब्रिज पर अधिवक्ता की कार पर बम से हमला। गोहलपुर पुलिस जांच में जुटी। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दमोनाका फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां ज्ञात नकाबपोश बदमाश ने अधिवक्ता दीपांशु साहू की कार को निशाना बनाते हुए उस पर देसी बम से हमला कर दिया। गनीमत रही बदमाश द्वारा कार के कांच पर फेंका गया बम टकराने के बाद भी फटा नहीं, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और अधिवक्ता बाल बाल बच गए। हमले के तुरंत बाद निडर अधिवक्ता ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए कार से उतरकर नकाबपोश बदमाश का न सिर्फ पीछा किया बल्कि उसका वीडियो भी बना लिया। हालांकि बदमाश मौके का फायदा उठाकर चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने पीड़ित अधिवक्ता दीपांशु साहू की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश के लिए आसपास के इलाकों में छानबीन भी शुरू कर दी है। दिन दहाड़े शहर के व्यस्त मार्ग पर हुई इस बमबाजी की घटना से वकीलों और आम नागरिकों में भारी रोष और सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है। मैं घर से लगभग आज 2 बजे घर से निकला था कोर्ट के लिए। तो जैसे ही मैं दमू नाका से फ्लाईओवर के लिए चढ़ता हूँ तो आगे चल के चौराहा है। जैसे ही चौराहा में रहा तो एक लड़का मुंह बांधा हुआ था, काला कलर की शर्ट पहना था और जीन्स पहना था। तो उसने मेरी कार में बम फेंक के मारा। तो उसके बाद मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करी। भाग रहा था वो साइड, गोहलपुर वाली रास्ते में भाग रहा था, फिर इस साइड भागने लगा, उसको मैं पकड़ नहीं पाया। ये मेरा पूरा शक है कि मेरी लोकेशन ट्रैक की गई है। जैसे ही मैं घर से निकला हूँ तो ये कृष्ण कुमार साहू, अशोक कुमार साहू द्वारा लोकेशन ट्रैक करी है और दिनेश साहू और संदीप साहू द्वारा, सब स्वास्थ्य अस्पताल के लोग हैं। इन्होंने मुझको जान से मरवाने के लिए ये षड्यंत्र रचा है और मैं आज बहुत बच गया हूँ और गोहलपुर थाना रिपोर्ट करने आया हूँ। और जिसमें मेरी कार में उस बम के निशान भी है जो फटा हुआ है। कितने लोग थे और कैसे? एक ही लड़का था, मुंह बांधा हुआ था, काली कलर की टी शर्ट या शर्ट पहना था और जीन्स पहना था डार्क ब्लू कलर की। मेरी रंजिश है ये स्वास्थ्य अस्पताल वाले जो कृष्ण कुमार साहू हैं, अशोक कुमार साहू हैं, दिनेश साहू है और संदीप साहू है।
मुझे पूरा 100% शक है कि इन्हीं ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया है। विवाद मेरा भैया पहले से चला आ रहा है। स्वास्थ्य अस्पताल के बाजू से जो रास्ता है वो आए दिन आके बंद कर देते रहे, तो हमने तो कोर्ट से स्टे ले लिया था। और एक कल एसडीएम साहब के यहाँ से कल एक नोटिस और गया है इनके ऊपर, इनके हॉस्पिटल में। और नगर निगम से भी बहुत तेज़ कार्रवाई चल रही है हॉस्पिटल, जो क्योंकि अवैध हॉस्पिटल बना हुआ है। इस कारण से मैं जनसुनवाई में मंगलवार को भी नगर निगम गया था, तो उन्होंने टीम गठित करके और हॉस्पिटल पे कार्रवाई करने के लिए ये पूरा उन्होंने टीम बनाई है। इस कारण से उन्होंने आज मेरा हमला करवाया। मेरा नाम एडवोकेट दीपांशु साहब। मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा के श्रृंगार सावन तीज उत्सव में परंपरा और उल्लास का संगम। मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा द्वारा शुक्रवार को ककरमत्ता स्थित एलिगेंस होटल में श्रृंगार सावन तीज उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सहभागिता कर सावन और तीज की सांस्कृतिक परंपराओं का उल्लास पूर्वक उत्सव मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष निहारिका तोदी ने की। उन्होंने कहा, ऐसे आयोजन भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के साथ महिलाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान करते हैं। शाखा सचिव सुनीता अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष नेहा गोयल ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। तीज उत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मनोरंजक खेल, तीज विशेष प्रतियोगिताएं और कई आकर्षक गतिविधियां आयोजित की गयी। राधे राधे सभी को। मेरा नाम निहारिका तोदी है। मैं मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा की अध्यक्षा हूँ। किस तरह का चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, जो आप प्रोग्राम रखेंगे? आज हमारा तीज का प्रोग्राम है, जो कि हरियाली तीज का है। इसमें सब लेडीज़ें रंगारंग प्रोग्राम दे रही हैं। सब लोगों ने हरे ड्रेसअप पहने हुए हैं और सब लोग श्रृंगार पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मेहंदी, चूड़ी, रोली, जो 16 श्रृंगार होते हैं, हम लोग उसको आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा थीम आज का यही है, 16 श्रृंगार। कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं? आज हमारे यहाँ 70 महिलाएं आई हैं। तीज को लेकर क्या कहेंगे? तीज को लेकर यही कहेंगे कि ये बहुत ही हरा भरा प्रोग्राम है। इसमें कहते हैं कि हरियाली का प्रोग्राम है। सब लेडीज़ें अपना साथ श्रृंगार करती हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करती हैं। तो यही बस मैं कहना चाहूँगी कि सब लोग मिलजुल के रहो और सब लोग एक जैसी भावनाएं रखो। किसी का किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए और सब लोग मिल करके हंस खेल करके इस तीज के प्रोग्राम को एंजॉय करें। मेरा नाम नेहा गोयल है। मैं मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा की कोषाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम पर? ये सावन के पर्व पे तीज का प्रोग्राम हम लोग ने आयोजित किया है, जिसमें 16 श्रृंगार को हम दिखा रहे हैं। जिसमें सावन के महीने में सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र, हरे गहने, सब कुछ हरा हरा पहनती है। हरियाली का यह त्यौहार है। ये आपस में प्यार, भाईचारा और खिलखिलाहट, अपनापन, ये सब दर्शाता है। इसी को आज दर्शाते हुए हम भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा की सेक्रेटरी हूँ, सुनीता। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? ये आयोजन तीज का है। इसमें सब महिलाएं आती हैं रंग बिरंगे कपड़े पहन के, और हरियाली तीज का है। इसमें 16 श्रृंगार करके आती हैं। अच्छे प्रोग्राम सब देती हैं, डांस करती हैं, हंसी खुशी सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहती हैं। हनुमान ताल में नकबजनी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। हनुमान ताल थाना पुलिस ने नकबजनी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पचकुइयां निवासी मोहम्मद गुलाम के सोने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवर, 30,000 रुपए नकद और जरूरी दस्तावेज चोरी कर ले गए थे। थाना प्रभारी हनुमान ताल सुभाष बघेल ने बताया कि मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई और मुखबिर की सूचना पर मोहम्मद इजहार अंसारी और अरशद कुरैशी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां दोनों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी गया सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी, झाले, 3 लॉकेट, चांदी की 2 जोड़ी पायल, 2 कड़े, 1 अंगूठी बरामद कर जब्त कर ली। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में हनुमान ताल थाना प्रभारी सुभाष चंद्र बघेल सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चोरी की घटना को लेकर सर जो खुलासा किया हनुमान ताल पुलिस ने, जैसा कि जबलपुर पुलिस लगातार चोरी की घटनाओं पे काम कर रही है। हनुमान ताल थाने में विगत
वहाँ से अभी मोटरसाइकिल चोरी की खुलासा हुआ था, गोवालपुर में हुआ था। लगातार इसमें काम चल रहा है। उसी क्रम में एक और चोरी की घटना का खुलासा हुआ है। 2 अगस्त के दिन को यहाँ पर एक चोरी की घटना मोहम्मद गुलाम है, यहाँ के निवासी हनुमान ताल क्षेत्र के, उनके यहाँ से हुई थी, जिसमें उनके कुछ सोने के जेवर और चांदी के जेवर और कुछ नकदी चोरी की गई थी। इसमें थाना हनुमान ताल की पुलिस टीम, सब इंस्पेक्टर राजेश पांडे और इनकी टीम ने पतारशी कर आरोपियों को चिन्हित किया और उसमें हमने 2 आरोपी जो है पुलिस ने पकड़े। एक इजहार अंसारी है और अरशद। कीमत और नकद का कुछ आकलन? इनसे जो है, इन आरोपियों से लगभग 15 ग्राम सोने के जेवर और 300 ग्राम चांदी के जेवर जब्त हुए हैं। इनकी कीमत 4 लाख से आसपास है। और इनसे जो है, जो जेवर जब्त किए गए हैं ये चोरी के हैं। किस वजह से चोरी कर रहे थे? चोरी का मुख्य कारण इनके नशा आदि करना या दैनिक जीवन के खर्चे आदि, इन्हीं कारणों से इन्होंने चोरी की। गोहलपुर में युवक की चाकू मारकर हत्या। जबलपुर के गोहलपुर थाना अंतर्गत कृष्णा नगर कॉलोनी में 5 अगस्त की शाम करीब 5 बजे यशवंत ठाकुर नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जानकारी मिलते ही तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की और 24 घंटे के भीतर ऋतिक उर्फ बड्डू सोनी और विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला मृतक और आरोपी एक ही क्षेत्र के निवासी थे और आपस में एक दूसरे को जानते थे। घटना के समय वे साथ में मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, तभी आपसी कहासुनी और विवाद के चलते आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। थाना प्रभारी रितेश पांडे ने बताया, पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और आरोपियों की मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी अपराध दर्ज है, जिनकी जांच की जा रही है। थाना गोहलपुर के अंतर्गत कृष्णा नगर कॉलोनी में दिनांक 5/8 को शाम के लगभग 5 बजे के आसपास ऐसी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम यशवंत ठाकुर है, परनेता निवासी, उसकी जो है लहू लुहान स्थिति में वहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसकी वहाँ पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस प्रकरण में थाना प्रभारी के नेतृत्व में पूरी टीम गठित की गई और 24 घंटे के अंदर ही हमारे जो आरोपी थे 2, उनको गिरफ्तार किया गया। जो मृतक हैं और आरोपी हैं, और इसमें एक आरोपी हैं ऋतिक उर्फ बड्डू सोनी और एक विधि विरुद्ध बालक हैं। जो ऋतिक है और मृतक हैं, ये एक ही क्षेत्र के निवासी हैं और एक दूसरे को जानते हैं। साथ में ही ये लोग मोटरसाइकिल में सुबह से घूम रहे थे, जो पूछताछ में जानकारी में आया है। और इनके आप वहाँ पर जहाँ बैठे थे ये, तो आपस में जो कहासुनी हुई है, बातचीत के दौरान इनका आपस में झगड़ा हुआ और उसी क्रम में जो है ये घटना हुई, जिसमें उन्होंने चाकू मार दिया। हाँ, इसमें जो घटना में चाकू प्रयुक्त किया गया है वो जब्त हुआ है और जिस मोटरसाइकिल में ये दोनों आरोपी भागे थे वो मोटरसाइकिल जब्त की। हाँ, आरोपी का एक मृतक है, जो आरोपी जो ऋतिक है, उसका एक मारपीट का प्रकरण अभी पता चला है और इसमें सर्च कराया जा रहा है। विधि विरुद्ध बालक के विरुद्ध भी पूर्व में कुछ घटनाएं उसके खिलाफ भी दर्ज। मृतक के विरुद्ध भी थाना हनुमान मरोताल और विजयनगर में आपराधिक मारपीट और चोरी के प्रकरण दर्ज थे। कुल 6 अपराध मरोताल में दर्ज थे। इस प्रकार से आप उनके भी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड। अभी इसमें पूछताछ में प्रथम दृष्टया यही जानकारी आई है और तकनीकी और जो अन्य साक्ष्य हैं उनको देख लेते। नहीं, प्रथम दृष्टया तो अभी इसमें जो घटना में शामिल लोग 2 लोग थे, यही थे और इसके पुष्टि भी हुई है, साक्ष्य हैं भागने के और जो समय शाम का 4:30 से 5 बजे के लगभग की घटना है, 5 अगस्त। इसमें बहुत ही तत्परता से जो है घटना घटित होने के जैसे ही सूचना मिली है, पुलिस टीम वहाँ थाना हनुमान गोहलपुर की थाना प्रभारी और पूरी टीम वहाँ पहुँच गई और थाना प्रभारी और उनकी टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।
भोलेनाथ की विशाल शोभा यात्रा और महाआरती की तैयारियां पूरी। शहरवासियों को मिलेगा अनूठा सांस्कृतिक अनुभव। जबलपुर शहर में आगामी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला में एक बार फिर भव्यता देखने को मिलने वाली है। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने यात्रा और कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा साझा की। आयोजकों ने बताया कि यात्रा की शुरुआत सुबह 10 बजे भोलेनाथ के गर्भगृह से पालकी में विराजमान होने के साथ होगी। इसके पश्चात सुबह 10:30 बजे यात्रा प्रस्थान करेगी, जो सुबह 11 बजे शक्तिनगर चौक पहुंचेगी। यहाँ महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मां नर्मदा, नवरात्र उत्सव और भगवान शिव की विशेष आरती उतारी जाएगी। महाआरती के बाद यह यात्रा कृपाल चौक, हाथीताल होते हुए आचार्य चौक और शास्त्री ब्रिज तक पहुंचेगी। शास्त्री ब्रिज पर हमारे साथी आदिदार पंकज पांडे की अगुवाई में यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद आगे का पूरा जिम्मा संभालते हुए यात्रा को मेलानीगंज तक लेकर जाएंगे। आयोजकों ने बताया, हर बार की तरह इस बार भी यात्रा में कुछ नया और विशेष आकर्षण जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस बार नासिक से बड़ा बैंड बुलवाया गया है, जिसमें महिला और पुरुष कलाकार मिलकर अपनी धुनों से शहरवासियों को मंत्रमुग्ध करेंगे। इसके साथ ही सागर की प्रसिद्ध रमतुला और आदिवासियों के पारंपरिक बांस नृत्य को भी इस बार आमंत्रित किया गया, ताकि जबलपुर की जनता पारंपरिक कलाओं का आनंद उठा सके। आयोजकों ने अंत में सभी शहरवासियों से अपील की है वे अधिक से अधिक संख्या में भव्य यात्रा और महाआरती में सम्मिलित होकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रावण मास जो कि भगवान भोलेनाथ का माह होता है, पूरा एक माह होता है। प्रकृति और पुरुष के बीच का संबंध कहलाता है। प्रकृति ईश्वर के रूप में है और हम सब जो है उनके सेवक के रूप में। और प्रकृति ही दिखा रही है कि जैसे ही आषाढ़ की पूर्णिमा हुई, गुरु पूर्णिमा हुई, पहले गुरु का पूजन हुआ और फिर देवादिदेव महादेव का पूरा 30 दिन लगातार सावन के रूप में हम सब जो है भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर इसी बीच में कृष्ण जन्माष्टमी आएगी और भी बहुत से त्यौहार आएंगे, है ना। फिर भगवान गणेश का उत्सव आएगा, फिर देवी नवदुर्गा आएंगी। लेकिन ये विशेष रूप से सावन का मौसम जो उसका दूसरा सोमवार होता है, हमारी संस्कारधारी में जो विगत 16 वर्षों से शाही सवारी यात्रा के रूप में यात्रा भगवान की निकलती है उज्जैन की तर्ज पर, और बहुत से श्रद्धालु भक्तगण उसका इंतजार करते रहते कि शाही यात्रा के रूप में भगवान कब आएंगे हमारे द्वार, हमारे उस गली में कब आएंगे। तो ऐसे ही ये जो दूसरा सोमवार आ रहा है, अगला 10 अगस्त का जो 10 अगस्त सोमवार है, इसमें भगवान स्वयं आ रहे हैं आपके द्वार। और आप सब हमारे इन चैनलों के माध्यम से, इन पत्रकार भाइयों के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, मैं सभी से अपील करूं कि सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप लोग अपने द्वार को बढ़िया बंधनवार से सजाएं, कलश सजाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। अपने पूरे परिवार को बाहर ला करके और साथ साथ चलें भी। ऐसे गुप्तेश्वर जो हमारे ज्योतिर्लिंग के रूप में हमको संस्कार रानी को प्राप्त हुए हैं, ये परंपरा बड़ी अनोखी बन गई है, अद्भुत बन गई है और ये निरंतर चलती रहेगी। आप सबका सहयोग, आप सब भक्तों का आग्रह रहेगा तो भगवान आपके पास आएंगे। हाँ, ये प्रतिवर्षानुसार भगवान गर्भगृह से 10 बजे उनका अंदर आह्वान होगा कि भगवान चलिए अपने भक्तों के लिए। हमारे यजमान लोग जो है पांडे जी और मिश्र जी जाकर के भगवान से निवेदन आग्रह करते हैं। और जो चरण पादुका भगवान का छत्र चमर कभी भी बाहर नहीं निकलता है गर्भगृह से, आश्रम में रहते, उस रूप में भगवान बाहर आते हैं, उस मुखौटे के रूप में, अपनी चरण पादुका के रूप में बाहर आते हैं और पालकी में विराजते हैं। और 10 बजे यात्रा आरंभ होगी और ये शक्तिनगर चौक, कृपाल चौक, हाथीताल से होते हुए और गोरखपुर और शास्त्री ब्रिज होकर के धीरे धीरे क्रमशः बड़े फुआरा और मिलौनीगंज में कटरा वाले हनुमान जी के यहाँ, वहाँ भी हमारे रामलीला के जो है क्या नाम है पप्पू भैया और सभी लोग बड़ा इंतजार करते रहते हैं, पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। वहाँ पर जाके इस यात्रा का समापन होता है और फिर हम लोग फिर मंदिर आकर के और भगवान का जो है दिव्य महाआरती और भगवान का श्रृंगार जो होता है, उस दिन वैभव श्रृंगार के रूप में भगवान शाही यात्रा में गए थे तो वैभव श्रृंगार भगवान का दिव्य रूप से वहाँ दर्शन होगा दूसरे सोमवार रात्रि में और महाआरती। बैंड वगैरह भी नए आ रहे हैं? हाँ, बैंडों की व्यवस्था तो अब पूरे संयोजक इन दोनों के हाथ में है, दोनों दाएं बाएं मेरे हाथ हैं लोग, तो पूरी व्यवस्था बड़ी जोर शोर से करते हैं। अभी मैंने सुना कि नासिक से और कुछ हाँ ये सागर से अलग अलग बैंड आते हैं और पूरा यत्न प्रयत्न चल रहा है कि नए से नए रूप में भगवान को जो है खुशियों के साथ, आनंद के साथ, जैसे भोलेनाथ की बारात जाती है ऐसे सब उछलते कूदते नाचते डमरू बजाते हुए सब लोग पहुँचेंगे, है ना। और आप लोग का भी सहयोग, आप लोग भी आएँ और आनंद मनाएं, अपना
अपना रिकॉर्डिंग तो करें, लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद भी खूब खूब लें। सपरिवार आए, सभी पत्रकार लोग। मेरा पुनः निमंत्रण। यहाँ पर यात्रा की बात है, सुबह 10 बजे भोलेनाथ को गर्भगृह से निकालकर पालकी में विराजमान किया। वहाँ से 10:30 बजे यात्रा शुरू हो। 11 बजे शक्तिनगर चौक में महाआरती का आयोजन किया। दिव्य महाआरती जिसमें नवदा जी, नवराष्ट्र और शिवपुराण की आरती होती है। उसके पश्चात ये यात्रा कृपाल चौक, गांधीदार होते हुए शंकराचार्य चौक और शास्त्री पे जो पहुँचती है, जहाँ हमारे साथी आदिदार पंकज पांडे जी दीक्षा करते हैं। उसका फिर अपना पूरा जिम्मा आगे का वो लेके यात्रा को मेलोडीगंज तक लेके जाते हैं। इस यात्रा में हम हर बार नई नई प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। इस बार मैंने नासिक से जो है एक बड़ा बैंड दल बुलवाया है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर बैंड बजाते हैं और उसका आनंद शहर की जनता को मिलेगा। रमतूला जो सागर का प्रसिद्ध रमतूला है, उसका भी हमने यहाँ पे बुलाया है। एक डिंडोरी में बात हुई है कि आदिवासियों का जो घास पे चलने का नृत्य है, हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका भी आनंद जबलपुर शहर की जनता को मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद सबको मिले, यही हम। जैसा कि आपको महाराज जी ने और हमारे बड़े भाई द्वारका भैया ने बताया, यात्रा मार्गी के बारे में आपको बता दिया गया है। और मैं आपके माध्यम से सिर्फ नगर की जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस यात्रा को जरूर वो लाभ उठाएं और भगवान के दर्शन करके उनसे अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद जरूर से प्राप्त करें। ये कामनाएं मैं आपके माध्यम से नगर की समस्त लोगों से करना चाहता हूं। और एक बात और जो है, जो मुख्य हमारे यात्रा में रहेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको उस दिन देखने को मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं कि इस यात्रा के दिन अगर वो आप सब चीज़ों का नज़ारा देखेंगे तो आपको यात्रा पिछले वर्ष से इस वर्ष ज़्यादा और भव्य और दिव्य दिखेगी। इतना ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगा और सभी लोगों से, संस्कारदानी वासियों से इस यात्रा में उपस्थिति की अपील करूँगा। विश्व स्तनपान सप्ताह पर रोटरी क्लब बनारस व इनर व्हील क्लब ऑफ बनारस 312 ने चलाया जागरूकता अभियान। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर रोटरी क्लब बनारस एवं इनर व्हील क्लब ऑफ बनारस 312 के संयुक्त तत्वाधान में चंद्रा नर्सिंग होम, नाटी इमली, धूपचंडी में जन जागरूकता एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं और परिवारों को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य पोषण के लिए समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करना था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पीडीसी कुसुम मित्तल रही। कार्यक्रम का संचालन एवं मार्गदर्शन वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रोटेरियन कुसुम चंद्रा एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता चंद्रा ने किया, जबकि संयोजन रोटेरियन उमा केजरीवाल ने किया। रोटरी क्लब बनारस के अध्यक्ष रोटेरियन राजीव कुमार ने कहा, मां का दूध नवजात शिशु के लिए संपूर्ण सुरक्षित एवं सर्वोत्तम आहार है। ये शिशु के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास की मजबूत नींव रखता है। उन्होंने परिवारों से माताओं को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करने, उन्हें आवश्यक सहयोग और सम्मान देने की अपील की। डॉक्टर कुसुम चंद्रा एवं डॉक्टर स्मिता चंद्रा ने स्तनपान के स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभों की जानकारी देते हुए बताया, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करना शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ मां के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। उन्होंने कहा, एक स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु ही स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं से स्तनपान से जुड़े प्रश्न पूछे गए। सही उत्तर देने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब बनारस के अध्यक्ष रोटेरियन राजीव कुमार, कपिल सलूजा, आलोक पारिक, सुनील पारिक। इस अवसर पर रोटरी क्लब बनारस के अध्यक्ष रोटेरियन राजीव कुमार, कपिल सलूजा, अशोक पारिक, सुनील पारिक, यश जायसवाल, पुरुषोत्तम दास, विवेक जायसवाल सहित अनेक रोटेरियन उपस्थित रहे। वहीं इनर व्हील क्लब ऑफ बनारस 312 की अध्यक्षा सुषमा सिंह, सचिव राधा सिंह, उमा केजरीवाल, नमिता सिंह, अपर्णा सिंह, सुषमा शुक्ला, रेखा सिंह, सविता सिंह और क्लब की अन्य सदस्यों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का समापन मां का दूध जीवन की पहली सुरक्षा, पहला पोषण और पहला प्रेम संदेश के साथ हुआ। मेरा नाम सुषमा सिंह है, मैं पशुपालन विभाग से रिटायरमेंट थी और मैं आज ये कार्यक्रम हर वर्ष प्रतिवर्ष अगस्त माह में रखा जाता है, पहली सप्ताह का। आज 7 तारीख है, इसका आखिरी समय है और ये समाप्ति पर कितने लोग मेरे इनर व्हील क्लब से तो करीब 10 लोग शामिल।
यहाँ पर तो मेरे सारे जितने भी जगह हैं वो सारे ये अंगवस्त्र पहनाए गए सभी सारे डोनेशन। क्या कहना चाहेंगे आज? कहना ये मैं चाहूँगी कि मैं अपने को इसमें ये भाग्यशाली समझूँ कि आज स्तनपान का कार्यक्रम चल रहा है और ये डॉक्टर चंद्रा जी मैडम इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाई है और मैं इसके लिए बहुत तहे दिल से ध्यान करती हूँ कि जैसे कि बनारस में मतलब ऊंचाइयों पर जा रहा है। आज स्तनपान का कार्यक्रम जो रखा गया बनारस में, ऐसा कार्यक्रम नहीं रखा गया, ये बहुत ऊंचाई पर जाना चाहिए। पौधारोपण भी जाना नहीं और ऐसे मैं अपने आदरणीय कि हमारी बहुत पुरानी दीदी है, अरे आइए और ये ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर कुसुम चंद्रा है। मैं यहाँ पे काशी में करीब पिछले 55 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह जो होता है 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक होता है और इस उपलक्ष्य में मैं अपने नर्सिंग होम चंद्रा नर्सिंग होम में हर वर्ष इस कार्यक्रम को हमेशा करती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि मैं रोटरी क्लब बनारस को बिलोंग करती हूँ और साथ में इनरव्हील क्लब की भी मेंबर हूँ और दोनों क्लब का एक ही मोटो है कि हम पब्लिक की सेवा कैसे कर सकें और पब्लिक की सेवा और अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि हमारा नर्सिंग होम जो होता है वो मेनली प्रसूति लोगों के लिए है, प्लस अलग सर्जिकल ऑपरेशन भी होते हैं, पर उन प्रसूतियों को हम लोगों को जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे प्रसव होने के बाद बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए, क्या उसकी विधि होती है, क्या उसकी गलतफहमियां होती हैं, क्या भ्रांतियां होती हैं, सबको दूर करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष करते हैं। नमस्कार, मैं राजीव रोटरी क्लब बनारस का अध्यक्ष हूँ। आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर कुसुम चंद्रा जी के नर्सिंग होम से और रोटरी क्लब बनारस द्वारा ये ज्वाइंट वेंचर में आयोजित किया जा रहा है और ये विश्व में स्तनपान के लिए सप्ताह 1 से 7 तक मनाया जाता है। डॉक्टर के मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम हम लोग उनके नर्सिंग होम में कर रहे हैं। डॉक्टर स्मिता डॉक्टर साहब ने बहुत सारी टिप्स हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बताया है, स्तनपान कराने के फायदे और न कराने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है और इस तरह से कि यहाँ एक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिससे कि ये शिक्षा के उनको एक संदेश देने के लिए उनसे प्रश्न किया गया और उनको एक पुरस्कार भी वितरित किया गया। इसके पूर्व हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी डॉक्टर के प्रांगण में ही किया और फलदार पौधों का भी हम लोगों ने यहाँ पे प्लांटेशन किया है और ये कार्यक्रम इस तरह से यहाँ समाप्त कर रहे हैं। दूसरी जगहों में क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है ना, तो अपनी नौकरी की चाह रहती है, वो सोचते हैं हमको अच्छी सैलरी में नौकरी लग जाए, तो उनको क्या गुमराह किया जाता है नौकरी लगवा दूंगा। इस प्रकार का अलग अलग हेल्पलाइन नंबर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं क्योंकि उस समय नहीं आगे तरीके से बच्चे से संबंधित कोई चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, सभी बोलेंगे कौन सा नंबर है, 1098। रिपीट करिए सभी, 1098 पर आपको कॉल करना है और उसकी सूचना देना है। उसके बाद हेल्पलाइन जो भी संबंधित थाना होगा या पुलिस है उसको तुरंत कॉल करेगी। ये तो 1090 1090 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप तत्काल फोन लगा सकते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या है तो रेलवे का हेल्प पर आप तत्काल सूचना देंगे। और एक बार नहीं लगता है तो ये नहीं सोचना है कि हम हार मान लें, एक बार नहीं लगता है, 2 बार नहीं लगता है, आपको प्रयास करना है क्योंकि ये कॉलिंग नंबर होता है, कई बार बिजी भी जाता है। इन नंबरों में 2 से 4 बार प्रयास करिए, कॉल करिए और जो भी संबंध। मानव दुर्व्यापार के खिलाफ रेलवे स्टेशन पर विशेष जागरूकता अभियान संपन्न। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा मानव दुर्व्यापार के विरोध में आगामी 31 तारीख से 7 तारीख तक चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान का सफलतापूर्वक समापन कर लिया गया है।
इस राष्ट्रव्यापी पहल के तहत पुलिस प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में पुलिस बल द्वारा लगातार 7 दिनों से रेलवे स्टेशन और मुसाफिर खाना ट्रेनों में विशेष घोषणाओं के माध्यम से यात्रियों को गंभीर मुद्दे के प्रति सचेत किया जा रहा था। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने जनता को आगाह किया, यदि किसी भी यात्री को मानव तस्करी या दुर्व्यापार से जुड़ी कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है अथवा कोई बच्चा या व्यक्ति डरा सहमा दिखाई देता है तो तुरंत इसकी सूचना दे सकते हैं। पुलिस का अभियान इस बात पर केंद्रित था, महिलाओं बच्चों का शोषण करने वालों की तुरंत पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही आम जनता को यह भरोसा दिलाया गया, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। जीआरपी थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत ने बताया, आपातकालीन स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए पुलिस द्वारा कई हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए गए हैं। नागरिक मध्य प्रदेश पुलिस के हेल्प ऐप के जरिए SOS बटन का उपयोग करके तत्काल मदद ले सकते हैं। इसके अलावा 139 हेल्पलाइन नंबर, बाल सहायता के लिए 1098 और महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है वे समाज में हो रहे ऐसे अपराधों के खिलाफ सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि में जानकारी तुरंत प्रशासन तक पहुंचाकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आज जागरूकता अभियान चलाया गया है। जी, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ये जो है 31 तारीख से 7 तारीख तक मानव दुर्व्यापार के विरोध में एक जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसका आज समापन था। और इसी के संबंध में लगातार हमारे द्वारा भी 7 दिवस से रेलवे स्टेशन, मुसाफिर खाना, ट्रेनों में अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि अगर किसी प्रकार की भी मानव दुर्व्यापार या मानव तस्करी से संबंध या कोई बालक डरा सहमा दिखता है किसी व्यक्ति के साथ या किसी लड़की का शोषण हो रहा है या उसकी तस्करी की जा रही है तो उसके संबंध में आप तत्काल सूचना दे सकते हैं। MPGRP का हेल्प ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें SOS बटन को दबाने पर तत्काल सूचना और मदद की जाती है। 139 का भी हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090। इसमें भी सूचना करें और आपकी अगर सूचना गोपनीयता भंग न की जाए उसका भी पूरा ध्यान दिया जाता है कि आपकी जो है उसको नाम को उजागर न किया जाए। बैतूल प्रेस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा, आमला पुलिस की बड़ी सफलता, 20 लाख रुपए की दिन दहाड़े नकबजनी का खुलासा, 2 अंतर जिला आरोपी गिरफ्तार। बैतूल जिले की आमला पुलिस ने दिन दहाड़े हुए करीब 20 लाख रुपए की सनसनीखेज नकबजनी का खुलासा करते हुए 2 शातिर अंतर जिला आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 18 से 20 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे के निर्देशन एवं SDOP शिव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में गठित टीम ने वैज्ञानिक जांच, तकनीकी विश्लेषण, डॉग स्क्वाड, मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। पुलिस के अनुसार 26 मई 2024 को आमला के बोड़खी नाका स्थित एक सूने मकान का ताला तोड़कर चोर नकदी और कीमती जेवरात चोरी कर ले गए थे। मामले में थाना आमला में अपराध दर्ज कर जाँच शुरू की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जितेंद्र उर्फ मछली विश्वकर्मा जिला नरसिंहपुर एवं सुरेंद्र उर्फ विक्की ठाकुर जिला सिवनी के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर जेवरात और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस जांच में सामने आए दोनों आरोपी सुने मकानों की रेकी कर अवसर मिलते ही कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है, घर लंबे समय तक सूना छोड़ने पर जानकारी निकटतम थाना पड़ोसियों विश्वसनीय व्यक्ति को दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल डायल 112 पुलिस को दें। 26/5 को बोड़की में जो मेन रोड है उसमें दम्बू सूरज जी जो कि एयरफोर्स में नौकरी किए थे और एयरफोर्स में शॉर्ट नौकरी करने के बाद वो रेलवे में नौकरी करके रिटायर हो गए थे। वो रेलवे स्टेशन में अपने बच्चों को छोड़ने गए थे आमला रेलवे स्टेशन पर। केवल 2-2.5 घंटे के लिए गए थे, लेकिन उसी दौरान जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है और उनके घर से करीब 20 लाख के जेवर और जो है पैसे 3 लाख कैश, तो कुल मिला के 20 लाख के आसपास की उनकी अलमारियों से तोड़ के और नकदजनी करके जो है वो आरोपियों दे गए। बहुत ही संवेदनशील घटना थी क्योंकि उनकी कुल जिंदगी भर की मेहनत जो उन्होंने अपने नौकरी से
कॉलेज रोड हाथीनाला बना कचरा घर, नगर पालिका की लापरवाही से जनता में आक्रोश। बैतूल शहर के कॉलेज रोड स्थित हाथीनाला, जो राहुल सिंह ठाकुर के निवास के समीप एवं प्रसिद्ध नागदेव मंदिर के बगल में स्थित है, आज गंभीर स्वच्छता संकट का सामना कर रहा है। नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च कर नाले के किनारे लोहे की ग्रिल लगाई गई ताकि लोग कचरा न फेंके, लेकिन जागरूकता के अभाव और प्रशासनिक उदासीनता के कारण आज भी खुलेआम नाले में कचरा डाला जा रहा है। स्थिति इतनी चिंताजनक है, नाले में प्लास्टिक, घरेलू कचरा, अन्य अपशिष्ट का अंबार लग चुका है। इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि दुर्गंध, मच्छरों का प्रकोप और संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। धार्मिक आस्था के केंद्र नागदेव मंदिर के समीप इस प्रकार की गंदगी पूरे शहर के लिए शर्मनाक स्थिति है। सबसे गंभीर बात यह है कि तस्वीरों में नगर पालिका की कचरा संग्रहण ट्रॉली भी नाले में पड़ी दिखाई दे रही है, जो लंबे समय से वहीं जंग खा रही है। ये केवल लापरवाही नहीं, बल्कि जनता के टैक्स से खरीदी गई सरकारी संपत्ति का खुला दुरुपयोग और नुकसान है। यदि समय रहते इसे नहीं हटाया गया तो ये सरकारी धन की बर्बादी का एक और उदाहरण बन जाएगा। प्रश्न ये है, जब ग्रिल लगाई गई है तो उसके बाद भी कचरा कौन फेंक रहा है? नगर पालिका की ट्रॉली नाले में कैसे पहुंची? इतने दिनों से वह वहीं पड़ी है, फिर भी किसी अधिकारी की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? शहरवासियों से अपील की है, स्वच्छ शहर केवल नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिक का कर्तव्य है। जनहित में मांग की जाती है कि हाथी नाले की तत्काल सफाई कराई जाए, नाले में पड़ी नगर पालिका की ट्रॉली को बाहर निकालकर उपयोग में लाया जाए, कचरा फेंकने वालों की पहचान कर जुर्माना लगाया जाए, क्षेत्र में नियमित सफाई की स्थायी व्यवस्था की जाए। स्वच्छ शहर केवल नारों से नहीं, जिम्मेदारी निभाने से बनता है। यदि आज भी हम नहीं जागे तो कल यही गंदगी हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। तो मैं इमरान खान, मैं पहुंचा हूं जहां पर मेरा बहुत लंबे समय पहले कार्यालय हुआ करता था, और उस समय इस जो पुलिया जो यहाँ पे बनी हुई है, ये पुलिया ऐसी पुलिया थी जिसको हाथी नाले के नाम से जाना जाता था। यहीं पे हमारे कुछ दूर पे आदर्शरी होटल है, और नीचे अग्रवाल कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे रहायशी इलाका है। चारों तरफ आप मेरे कैमरे के माध्यम देख सकते हैं, यहाँ पे फैमिली रहती है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मगर वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी, देखिए ये एक गौ माता है हमारी, तो माता भी घूम रही है पन्नी खाते हुए, बदबू इतनी आ रही है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को वीडियो बनाना है और मेरे को दिखाना है। नगर पालिका कलेक्टर महोदय साहब के पास ये वीडियो जाए नहीं। आप मेरे कैमरे के माध्यम से देखिए कि सामने एक ट्रॉली पड़ी है, वो देख लीजिए आप। मैं कैमरा थोड़ा जूम करता हूँ तो देखिए वो ट्रॉली कैसे पड़ी है वहाँ पर। मतलब नगर पालिका के पास इतना फंड आ गया है कि ट्रॉली नदी में बहा दे या नाले में बहा दे। और ये गंदगी देखिए आप, तो लगता है कि कई सालों से गंदगी साफ नहीं हुई है। और ऐसा भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है यहाँ पर कि जो मवेशी मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद भी इन मवेशियों को इसी नाले में लाके बोलते हैं डाल दिया जाता है। ऐसी जनता का कहना बनता है। तो दोस्तों, मेरा एक निवेदन है कि आप जागरूक हो। और अच्छा, एक उदाहरण और छोटा सा, एक नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप मेरे कैमरे के माध्यम देख सकते हैं कि मंदिर बन रहा है, मंदिर के आसपास भी नाला है, तो मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है, और मंदिर बनना भी चाहिए, ताकि जब मंदिर बनेगा, किसी भी प्रकार का तीर्थ स्थान या कोई भी मंदिर बनता है तो उसके आसपास सफाई बहुत अच्छी रखी जाती है। लेकिन ये मंदिर के साथ साथ इस एरिया की साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। नगर पालिका कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि इस एरिया की साफ़ सफाई करी जाए। मुझे तो लगता है कि बहुत लंबे समय से इस नाले की साफ़ सफाई नहीं हुई है। जब बारिश आती है तभी ही नगर पालिका जागती है, नाले की साफ़ सफाई कराती है। एमपीबी जब बारिश आती है तभी एमपीबी झाड़ काटने तैयार हो जाती है। 4-4, 5-5, 6 घंटे के लिए बिजली गुल रखती है। तो क्यों ये पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती? क्या जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है? तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमेशा इसी प्रकार की वीडियो मुझे भेजते रहें, ताकि मैं जनता के सामने सच्चाई ला सकूं। जय हिंद, जय भारत, सत्य में जयते। अवैध रूप से चल रही आरा मशीन पर कार्रवाई। मुख्य वन संरक्षक श्री मस्तराम बघेड़ी, वन मंडल अधिकारी श्री पुनीत सोनकर के निर्देशन, उप वन मंडल अधिकारी श्री आकाश साहू के नेतृत्व में वन परिक्षेत्र अधिकारी जबलपुर श्री अपूर्व प्रखर शर्मा के द्वारा गौर चौकी के सामने अवैध रूप से चल रही आरा मशीन पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में अवैध मशीन को जब्त किया गया है, जहां पर ये मशीन संचालित थी। उस क्षेत्र को सीलबंद करने की कार्रवाई की जा रही है। ये मशीन साबित सिंह ठाकुर द्वारा संचालित की जा रही थी। मध्य प्रदेश कास्ट चलान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। विक्टोरिया अस्पताल में बच्चों के दिल की बीमारियों की मुफ्त जाँच शिविर आयोजित। विक्टोरिया अस्पताल में मध्य प्रदेश सरकार, SCCL और रायपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में 1 महीने से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के दिल के छेदों, नसों की रुकावट या वाल्व की सिकुड़न जैसी समस्याओं की निःशुल्क जांच की गई। जांच के बाद जिन बच्चों में बीमारी के लक्षण पाए गए उन्हें रायपुर स्थित संस्थान में निःशुल्क इलाज और ऑपरेशन के लिए अनुशंसित किया गया। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के डॉक्टर दीनदयाल नागर ने बताया, बच्चों में जन्मजात हृदय रोगों की पहचान समय पर होना महत्वपूर्ण है। यदि सही समय पर बीमारी का पता चल जाए तो समय रहते ऑपरेशन या इलाज करके बच्चों को जल्द स्वस्थ किया जा सकता है। समय बीत जाने पर मरीज की स्थिति गंभीर और जटिल हो सकती है, जिससे बाद में ऑपरेशन करना ही संभव नहीं हो पाता। डॉक्टर ने अभिभावकों से अपील की है वे बच्चों में ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत ही जांच कराएं। ये जो कैंप है कैसे जानकारी लेगी और क्या आप पेपर न्यूज़पेपर में पढ़ के आए। आज यहाँ विक्टोरिया में शिविर लगा। क्या लगता है आज यहाँ चेकअप करवाना, हार्ट में छेद बच्चे की, 2 बेटी को बचपन से ही है, बहुत इलाज करवा चुके उसको, हाई रिस्क से। हाँ शिविर में हाँ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वर्षा राय। देखो, हम लोग रायपुर से श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल से आए हैं। ये ACCL और जो मध्य प्रदेश सरकार है उनके दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स हैं। जो जन्मजात हृदय रोग वाले बच्चे रहते हैं, जिनको ऐसे लक्षण है और जिनको तकलीफ है जन्म से, दिल में कोई छेद है, कोई नस में रुकावट है, किसी वाल्व में सिकुड़न है, ऐसे सभी बच्चों की हम जांच यहाँ पे आज कर रहे हैं। और किसी को ऐसी तकलीफ मिलती है कि कोई छेद है या नस में सिकुड़न है, तो ऐसे बच्चों को हम हमारे संस्थान आने को बोलते हैं, जहाँ पे निःशुल्क उनका उपचार होता है। और 1 महीने से लेके किसी भी उम्र तक, 18 साल है, 10 साल है, 20 साल है, किसी भी उम्र में ये छेद या ऐसे लक्षण पाए जा सकते हैं। तो ऐसे सभी बच्चों की जांच यहाँ पे हो रही है और उनको जिस तरह की ज़रूरत है इलाज की, उनको हम वैसी सलाह देके आने के लिए वहाँ पे बोल रहे हैं। सर, यदि कोई समय पर अगर इस तरीके से घटना हो, जांच ना हो और उनके इलाज तो कितना और कितनी पॉसिबिलिटी? देखो, ये जो छेद है ना, इनमें समय का बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि समय पे इनका इलाज हो पाना, नहीं तो समय निकल जाता है तो फिर इनको अपन ऑपरेशन से भी बंद नहीं कर सकते। तो समय पे डिटेक्ट होना ही सबसे बड़ी इनकी एक वो है, पॉइंट है। अगर उनको समय पे अपन पकड़ लेते हैं चीज़ों को, तो इनका इलाज हो जाएगा तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जल्दी ऑपरेशन नहीं हो पाना, हॉस्पिटल में भी फिर बहुत देर तक एडमिट रहना पड़ता है और बहुत बाद में चीज़ें ठीक नहीं हो पाती, क्रिटिकल हो जाती है। डॉक्टर दीनदयाल नागर। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान अंतर्गत प्रभारी मंत्री सारंग ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का शुभारंभ करने जिले के पालक मंत्री विश्वास सारंग हरदा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी फील्ड पर हैं। अभियान का उद्देश्य उसी समय लोगों की समस्या का हल करना है। अलग अलग क्षेत्र में कैंप लगे हैं। हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं स्वयं हरदा जिले के विभिन्न स्थानों पर जा रहा हूं, नागरिकों की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा सरकार जनता के प्रति प्रतिबद्धता वाली सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जनता के हित के लिए कटिबद्ध है। अस्पताल के मैनेजर का एक ही नंबर रहेगा, जिससे ड्यूटी बदलने के बाद भी मरीजों को सुविधा रहे। सुरक्षा व्यवस्था के पुनः आकलन के निर्देश दिए। डॉक्टर और स्टाफ की कमी को भी दूर करने के निर्देश दिए।